तो मतलब खुदाई में जो भी पुराना मिल जाए वो सब चीज स्टडी कर लेते हैं। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में जीरो नहीं होता। यस, नंबर लाइन विदाउट अ जीरो। सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर सेंचुरी ईयर है तो 400। ये जो पैनल्स होते हैं पूरी बड़ी वाली बिल्डिंग का पार्ट, यहाँ पर 300 पहले लिखा जाएगा क्योंकि 3 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है। सो 300, डोंट वरी, पहले समझ लेते हैं। लास्ट में आई गिव यू वन ट्रिक जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor, and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the 4th chapter for class 6th social science, that is timeline and sources of history. So basically from here we are going to start your theme B, that is tapestry of past. Yes, so from here you are going to start your history journey, and this is the first chapter of this journey, so that's why it is very important. बेटा इस chapter के जितने भी concept है ना वो आगे जाके जब तक history पढ़ोगे बार बार repeat होंगे. So that's why it is very important for you to grasp all the concept of this chapter thoroughly. ठीक है, एक बार ये सारे समझ में आ गए ना, आगे जाके कभी हिस्ट्री इतनी टफ और बोरिंग नहीं लगेगी. आई कैन गारंटी दैट. आप खुद से पढ़ने जाओगे तो नो डाउट थोड़ा चैप्टर टिपिकल है, बट हियर आई एम मेकिंग एवरीथिंग सिंपल फॉर यू. सो लेट्स grasp all the concept of this chapter in this one shot. ठीक है, so let's get started. Your chapter is starting with this picture which is showing National Museum. कहाँ लोकेटेड है ये? दिल्ली में. पता होना चाहिए, नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन दिल्ली. अब म्यूजियम क्या होता है? पहले तो म्यूजियम इज सच प्लेस विच प्रिजर्व द आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम द पास्ट. जो भी पास्ट के आइटम वो कहीं भी मिलते हैं ना, उन सबको उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है. अब कैसे आइटम? फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, है ना, उनके पुराने कुछ कपड़े, कोई उनके बर्तन, एनीथिंग वट एवर वी गेट, उनको वहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं. एंड बाय स्टडिंग ऑल दोज आइटम्स वी कैन लर्न मोर अबाउट आवर हिस्ट्री. ठीक है, देखो, National Museum, New Delhi. Such museum preserve objects from the past such as statue, coin, ornaments, all of which help us to understand about our history. Clear? Chalo. Now let's understand and find out the big questions, the big mysteries we are going to unfold in this chapter. What basically we are going to study in this chapter. The first question here is, how do we measure historical time? हम ये historical जो time होता है उसे कैसे measure करते हैं, उसकी calculation that we will study here. How can various sources help us to understand history? जितने भी हमें अलग अलग sources मिलते हैं वो हमें history को समझने में कैसे help करते हैं. And the last question, how did early humans live? जो early humans थे, हमारे पूर्वज थे, है ना, starting वाले, उन्होंने अपनी journey कैसे start करी? This also we are going to find out here. ठीक है, so let's get started. Your chapter is again starting with this timeline. What is this timeline showing? With a timeline of few important stages in the evolution of life on earth. ये टाइमलाइन ये शो कर रही है कि हमारी अर्थ में लाइफ कैसे कैसे इवॉल्व हुई. कुछ कुछ उसके इंपॉर्टेंट स्टेजेस को यहाँ मेंशन किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में अगर देखोगे तो स्काई ब्लू इज शोइंग द बिलियन ईयर्स अगो, द डार्क ब्लू इज मिलियन ईयर्स अगो, एंड द ग्रीन वन इज ईयर्स अगो. ठीक है, अब समझते हैं टाइमलाइन को. बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये देखो, द फर्स्ट मार्किंग इज अर्थ इटसेल्फ. So 4.54, sky blue is billion. So 4.54 billion years ago Earth came into existence. ठीक है, ये टाइमलाइन में शो हो रहा है. सबसे पहले अर्थ एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद नेक्स्ट आया आपका फर्स्ट सेल. फर्स्ट सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर कोई सबसे छोटी चीज किसी में जिसमें लाइफ पॉसिबल है तो वो सेल ही हो सकती है. ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हम जैसे लोग जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन सिंगल सेल के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे कभी साइंस में. सो पहले अर्थ एंड देन फर्स्ट सेल. आफ्टर दैट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अराउंड 2.33 बिलियन ईयर्स अगो. देन 1 बिलियन ईयर्स अगो बैक्टीरिया, दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसके बाद हम आ गए हैं मिलियन ईयर्स अगो में. अब देखो, स्पॉन्जेस एंड फंजाई. बेटा फंजाई क्या होते हैं? फंजाई, फंगस लग गई बोलते हैं ना, फंजाई. मशरूम भी अपने आप में एक फंजाई है. ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज फंजाई. उसके बाद आए कोरल्स. कोरल्स आर द ओशियन और सी में कभी वो कलरफुल बेड देखा है? सी बेड बोलते हैं उसको. बहुत ब्यूटीफुल सा कलरफुल, ऐसा था, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं वहाँ पे, बट वो प्लांट्स नहीं होते, वो एनिमल्स होते हैं. ठीक है, साइंस में समझेंगे आगे. सो कोरल्स. उसके बाद द नेक्स्ट केम दैट इज फिश वर्टिब्रेट्स. अब फिश तो पता है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स आर सच लिविंग, सच एनिमल्स विच आर हैविंग स्पाइन, जिनके पास बैकबोन होती है. जैसे हमारे पास बैकबोन है ना, तो हम भी वर्टिब्रेट्स हैं. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग 5 टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें फिश सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी. ठीक है, सो फिश वर्टिब्रेट. उसके बाद नेक्स्ट इज इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस, एंड उसके बाद बेटा शार्क. हियर रेप्टाइल्स एंड डायनासोर, ये भी वर्टिब्रेट्स हैं. ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स अगेन वर्टिब्रेट्स. उसके बाद फ्लावर्स एंड बीज.
सो हियर ऑल द थिंग्स आर इन मिलियन ईयर्स अगो ओनली. अब यहाँ पे आ गए हम ग्रीन में. बेटा ग्रीन इज ईयर्स अगो. अब ईयर्स अगो मतलब ये नहीं कि ऐसे 1000 ईयर्स अगो, है ना, 2000 ईयर्स अगो, ऐसे नहीं, अभी भी मिलियन में ही बात हो रही है. देखो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट इज प्राइमेट्स. पहले तो प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स आर सच एनिमल्स विच आर हैविंग बिग ब्रेन. थोड़े दिमाग वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि मंकी, एप्स, लेमूर, चिंपांजी, ये सारे, है ना. तो प्राइमेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब ईयर देखो, 10 मिलियन ईयर्स अगो. मैंने बताया ना अभी मिलियन चल रहा है. 10 मिलियन ईयर्स अगो. Then next is fire that we got to know about. Fire approximately 1 million years ago. And then comes the Homo sapiens. Homo sapien is the scientific name of human beings only. हम लोग, है ना, हमको Homo sapien बोलते हैं. So Homo sapien came into existence 3 lakh years ago. बेटा 3 lakh इंपॉर्टेंट है. ये पूरी टाइमलाइन में आपको कोई ऐसे ईयर्स याद नहीं करने हैं आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए होमोसेपियन और अर्थ का एग्जिस्टेंस. दिस यू शुड नो. ठीक है. तो होमोसेपियन यानी ह्यूमन बीइंग केम इनटू एग्जिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स अगो इन दिस टाइमलाइन. क्लियर. द नेक्स्ट इज राइटिंग दैट वी गॉट टू नो अराउंड 6500 ईयर्स अगो. एम आई क्लियर? नाउ इफ यू विल नोटिस दिस टाइमलाइन, बेटा अर्थ का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था 4.54 बिलियन ईयर अगो, और यहाँ पर ह्यूमन कब आए हैं भाई? लैख में. तो 3 लाख 4 बिलियन के सामने तो कुछ भी नहीं है, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज द क्वेश्चन? ह्यूमन ऑक्यूपाई ओनली टाइनी पार्ट ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ. व्हाई ह्यूमन ऑक्यूपाई ओनली द टाइनी पार्ट? बिकॉज अर्थ हिस्ट्री इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, while human being came into existence only 3 lakh year ago. So that's why human occupy only the tiny part of the long history of earth. इतनी बड़ी टाइमलाइन में ह्यूमंस ने सिर्फ इतनी सी जगह ले रखी है. अंडरस्टूड? समझ में आया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टाइमलाइन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मूविंग अहेड एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट दैट हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट. बेटा हमें कैसे पता पड़ता है पास्ट के बारे में? अभी हमने टाइमलाइन देखा था, वहां पर अर्थ की जर्नी स्टार्ट हुई थी 4.54 बिलियन ईयर्स अगो. बट हाउ डू वी गॉट टू नो अबाउट इट? इट इज बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर स्टडिंग अबाउट इट एंड दे आर गिविंग अस डेटा. वो पढ़ते हैं, उसके बाद हमको डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए, है ना. मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. बहुत सारे लोग बेटा हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, एंड डिपेंडिंग कि वो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, पता है आपको बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई पीडियाट्रिशियन होता है, पता है. नाउ व्हाई? बिकॉज दे आर स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. ऐसे ही अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग अलग पार्ट से पढ़ा जाता है बेटा, एंड डिपेंडिंग कि कौन सा पार्ट पढ़ रहा है उनके अलग अलग नाम होते हैं. नाउ हियर इन दिस चैप्टर यू हैव टू फोकस mainly on 4. The first one is geologist, paleontologist, anthropologist and archaeologist. ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन के साथ. अब आपको नाम देख के लग रहा होगा इतना बड़े बड़े मैम कैसे याद करेंगे, क्या है ये? डोंट वरी, पहले समझ लेते हैं. लास्ट में आई विल गिव यू वन ट्रिक जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जियोलॉजिस्ट. द फर्स्ट वन, बेटा जियोलॉजिस्ट आर सच पीपल हु स्टडी अबाउट द अर्थ जियोग्राफी. अर्थ की जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में, ओशियंस, ये सब पढ़ाई करते हैं. ठीक है. देखो, जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, सी, ओशियन, अदर सच पार्ट ऑफ द अर्थ. अब एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट डाउन दे स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर लाइक एनी 2 और 3, उसके बाद एक्सेट्रा लिख देना. ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन the geologists study about the physical feature of earth like hills, stone, oceans, etc. Clear? So these are the geologists. Clear? Moving ahead, next one is paleontologist. Beta paleontologists are such people who study about the fossils. ठीक है. अब पहले तो fossils क्या होते हैं? कभी सुना है fossils word? पहले सुना तो पक्का होगा, है ना. बेटा fossils are the dead remains of the living organism, plants और animals और humans, किसी का भी, जो कि millions of year पहले अर्थ के अंदर दब गए थे. मे बी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कैलेमिटी और किसी वजह से वो अर्थ के अंदर बहुत डीप में जाकर दब गए थे, और बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी जो रिमेन्स होते हैं वो इंटैक्ट रह जाते हैं. ठीक है. तो उन्हीं को हम फॉसिल बोलते हैं. क्लियर? अब फॉसिल की डेफिनेशन नहीं आएगी मैं, लेकिन फॉसिल समझा दिया, पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं. देखो, so paleontologists study the remains of the plant, animals or humans from millions of years ago.
इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, है ना। ये देखो, ये कुछ ढूंढ रहे होंगे, कुछ बोन वोन मिली होगी, उसको स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द फॉसिल ऑफ वन लिविंग और ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, डेड ऑर्गेनिज्म, पहले तो कभी लिविंग होगा ना, दैट वन, ठीक है। सो पैलेंटोलॉजिस्ट, फॉसिल, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बेटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर सच पीपल हु स्टडी अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर। वो अलग अलग सोसाइटीज में जाके उनके बारे में स्टडीज करते हैं, उनसे पूछते हैं, दे कलेक्ट द डेटा एंड दैट ऑल, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। बहुत पुराने टाइम से अभी तक जो भी चला हुआ है वो सारी उस चीज़ की स्टडी करते हैं, है ना। See this girl must be the anthropologist here. She is studying about the culture of the society. Got it? The next one here is archaeologist. Now archaeologist क्या करते हैं बेटा? archaeologist करते हैं खुदाई, ठीक है। So what they do? They study the past by digging. This is important word here. So they study about the past by digging up the remains of people, plant, animal left behind, such as tools, pots, beads, figurines, toy, bones, teeth of animals, humans, burnt grains, parts of house, bricks. कुछ भी 4-5 याद कर लो। तो मतलब खुदाई में जो भी पुराना मिल जाए वो सब चीज़ की स्टडी कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। So digging, while digging, whatever they get from the past, they can study about all those things. So these are archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट, देखो पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में, यहाँ पे पुरानी टूटी फूटी कोई जगह है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लियर। नाउ हाउ टू रिमेंबर दीज। अब इतने सारे टिपिकल नाम और उनका ये जो भी ऑक्यूपेशन है कैसे याद करेंगे बेटा? इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, अगर अच्छी लगेगी, फनी है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वैसे भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले एक पोम बोलते हैं, ठीक है। जी लो तुम इन रिवर माउंटेन्स एंड हिल्स, जी लो तुम इन रिवर माउंटेन्स एंड हिल, पाओगे तुम सिर्फ पुराने मिलियंस पुराने फॉसिल्स। आना पड़ेगा इस कल्चर और सोसाइटी में, अरे क्या कर लोगे खोद के पुराने टूल्स, घर और पत्थर, ठीक है। अब ये एक पोएम है छोटी सी, अगर इसको याद कर सकते हो तो यह पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो, जी लो तुम इज जियोलॉजिस्ट विच स्टडी अबाउट द रिवर माउंटेन्स एंड हिल्स, पाओगे तुम इज पैलेंटोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट द मिलियंस ओल्ड फॉसिल्स, मिलियंस पुराने फॉसिल्स। आना पड़ेगा इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट द कल्चर एंड सोसाइटी, एंड आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स अरे क्या करोगे इज आर्कियोलॉजिस्ट, बेसिकली जो खोद कर पुराने टूल्स, घर और पत्थर, वो खुदाई करते हैं, उसके बाद वो जो भी उनको मिलता है टूल्स, घर, पत्थर, बीड्स, उसके आगे जो लिखने टॉयज, उन सबके वो स्टडी करते हैं, क्लियर। पढ़ लो दोबारा एक बार, जी लो तुम इन रिवर माउंटेन्स और हिल्स, पाओगे तुम सिर्फ मिलियन पुराने फॉसिल्स। आना पड़ेगा इस कल्चर और सोसाइटी में, अरे क्या कर लोगे खोद कर पुराने घर, पत्थर और टूल्स, ठीक है, या टूल्स, घर और पत्थर, कैसे भी याद कर लो, क्लियर। चलो मूविंग अहेड एंड नाउ अंडरस्टैंड दैट हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। बेटा अभी हमने देखा था हमें पास्ट के बारे में, कुछ पीपल हैं जो बताते हैं। नाउ लेट्स से उन्होंने स्टडीज करी और हमें डेटा दे दिया। नाउ हाउ वी विल गेट टू नो दैट हाउ ओल्ड इज दैट डेटा, है ना, कितना पुराना कोई डेटा है। अब जब हम कितना पुराना बोल रहे हैं इसका मतलब हम टाइम की बात तो कर रहे हैं, तो हाउ डू वी मेजर दिस टाइम इन दिस हिस्ट्री। बेटा टाइम को मेजर करने के लिए एवरी सोसाइटी एंड एवरी कल्चर हैड इट्स ओन वे। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कल्चर सोसाइटी है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है इस टाइम को मेजर करने का। लेकिन अभी के टाइम पे हम बोलते हैं एरा। एरा इज वन ऑफ द वे दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम इन द हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज एरा? एरा इज अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। पहली बात तो एरा बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। सो इट इज अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री मार्क बाय द पर्टिकुलर events, developments और characteristics that make it different from other period। बेटा ये जो लॉन्ग टाइम और डिस्टिंक्ट पीरियड होगा ना, वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो उसके आसपास के टाइम से उसको बिल्कुल अलग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुगल एरा सुना है? मुगल एरा अकबर वाला एरा बेसिकली, है ना। सो मुगल एरा, मौर्य एरा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला एरा, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। क्यों अलग हैं? बिकॉज उनकी सोसाइटी में, उनके कल्चर में, उनके रहने सहन के तरीके में, है ना, उनके वे ऑफ रूलिंग में, सब में डिफरेंट था। सो दीज ऑल इवेंट्स, डेवलपमेंट्स और मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर मेकिंग दीज टू एरा एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए टाइम हो गया वो। हम मुगल एरा की बात कर रहे हैं, हम मौर्य एरा की बात कर रहे हैं। समझ में आया? इसके अलावा और भी अलग अलग एरा हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हिस्टोरिकल एरा की बात करो तो मुगल एरा हो गया, मौर्य एरा, विक्टोरियन एरा। बेटा विक्टोरियन एरा वेस्ट में है ना, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना अभी, को चाहिए बस एरा पता होना चाहिए। रिलीजियस एरा,
ऐसे रिलीजियस एरा भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिलीजन ज़्यादा उस टाइम पे ट्रेंड में है, मतलब कौन सा ज़्यादा वहाँ पे माना जा रहा है, ठीक है। द क्रिश्चियन एरा आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। द नेक्स्ट वन इज विक्रम संवत। विक्रम संवत इज हिंदू कैलेंडर एरा, ठीक है। क्या है ये? हिंदू कैलेंडर एरा। क्लियर? अब बेटा जब हम टाइम की बात करें तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर। कैलेंडर से तो हमें टाइम पता पड़ता है ना, डेट, इस डेट को कुछ ऐसा काम हुआ था, यस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर एंड नाउ राइट नाउ द कैलेंडर दैट वी यूज दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। एट प्रेजेंट द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज द कॉमनली यूज्ड कैलेंडर वर्ल्ड वाइड, है ना। इसके अलावा और भी कैलेंडर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, ज्यूइश, चाइनीज कैलेंडर्स, है ना। कभी आपने नोटिस किया होगा जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो न्यू ईयर होता है वो कभी 1 जनवरी को नहीं होता, वो मार्च अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। इसके बाद चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी उनका न्यू ईयर कभी और होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैलेंडर भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड कौन सा होता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अब कैलेंडर क्या होता है? पहले तो कैलेंडर की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है? बेटा कैलेंडर से तो हमें फेस्टिवल के बारे में पता पड़ता है और हमें छुट्टी के बारे में पता पड़ता है ना, दैट्स वाई, यस। सो कैलेंडर आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल एंड द ऑस्पिशियस इवेंट्स, इजंट इट? चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कैलेंडर्स। सबसे पहले एक बार हिंदू कैलेंडर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर को डिटेल में समझना है हमें, ठीक है। देखो, डोंट मिस इट आउट। डू यू नो हाउ मेनी कैलेंडर्स हैव बीन इन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? अभी के टाइम पे जो मेन कैलेंडर इंडिया का है, जो इंडिया में माना जाता है, दैट इज पंचांग बोलते हैं उसको, है ना। कुछ इस टाइप का होता है पंचांग, ठीक है। देखो, सो राइट नाउ अ पंचांग इज अ बुक ऑफ टेबल्स विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ अलॉन्ग विद रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। यहाँ पर जो चंद्र और सूर्य की जो पोजीशंस होती हैं, बोलते हैं ना, सन और मून की जो पोजीशंस होती हैं, उसके बेसिस पे डेट को डिफाइन किया जाता है। और इनके यहाँ पे जो मंथ होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। जनवरी फरवरी नहीं बोलते हैं यहाँ पे हिंदू कैलेंडर में, वहाँ क्या बोलते हैं? मास, आषाढ़, पूष, सावन, है ना, ऐसे वाले यहाँ पे मंथ के नाम होते हैं। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रिगोरियन कैलेंडर। बेटा ग्रिगोरियन कैलेंडर इज द मोस्ट कॉमन कैलेंडर यूज्ड वर्ल्ड वाइड। किसने बनाया था ग्रिगोरियन कैलेंडर? बेटा ये बनाया था पोप 13 जॉर्ज ग्रिगोरी। पोप 13 जॉर्ज ग्रिगोरी ने इसको बनाया था, बेसिकली मॉडिफाई किया था। ये पहले से था, इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये कैलेंडर हम आज भी यूज करते हैं, तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी पता है। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। कितने डेज होते हैं? 365 एक्सेप्ट लीप ईयर, जो कि हर 4 ईयर में आता है। पता है ये, है ना, सिंपल। देखो, इट हैज 14 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर। अब लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपको यहां समझना है, ठीक है। देखो, हाउएवर सेंचुरी ईयर्स आर लाइक 1900, 2000, है ना, 1800, 1700, 1600, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। तो हाउएवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जांपल 1800, 1900, 2000 आर लीप ईयर only when they are multiples of 400। मतलब अगर ये 400 से डिवाइड हो जाएं तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा, है ना। अब करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1200, 1400, 1600 एंड 2000। पिक द ऑड वन आउट। MCQ लो दे दिया यहाँ पर मैंने, पिक द ऑड वन आउट। अब इसमें से बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर इसके आगे लिखा होगा, एक आगे वर्ड और लिखा होगा जो मैं अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि समझाया नहीं है, ठीक है। अब ये मान के चलो ये ईयर्स है। अब बताओ पिक वन ऑड वन आउट। बेटा अगर ये 400 का डिवीजन होगा इसमें, तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। तो अगर 400 डिवाइड कर लो तो ये हो रहा है 4 3 जा 12। ये अगर 400 डिवाइड करोगे तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 4 4 जा, है ना, और ये 100 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, 4 5 20 होता, डिवाइड हो जाएगा। विच इज ऑड वन आउट? 1400। सो 1400 आउट ऑफ दीज ऑल ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, यू शुड नो। सेंचुरी ईयर्स में जो भी 400 से डिवाइड हो गया वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ बेटा, ये तो सेंचुरी ईयर के बारे में बताया हुआ है। अदरवाइज अगर कोई भी ईयर ले लो, वो 4 से अगर डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। अगर वो 4 से डिवाइड होगा, फॉर एग्जाम्पल 2024 वॉज लीप ईयर, अभी इससे पहले वाला 2024 वॉज लीप ईयर। देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, 4 5 जा 20, 0 एंड 4 6 जा 24 डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो लीप ईयर है।
अब 25, 26, 27 को डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज 2028, 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 जा 20, 0 एंड 4 7 जा 28, हो गया डिवाइड। तो इस तरीके से आप कोई भी ईयर का पता कर सकते हो कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर नॉर्मल है मीन सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, बस। क्लियर? चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ ग्रिगोरियन कैलेंडर वाज मेड। बेटा ग्रिगोरियन कैलेंडर किस बेसिस पे बनाया गया था? कोई भी डेट स्टार्ट करने लिए कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना। बेटा ग्रिगोरियन कैलेंडर इज ऑल बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, देखो यहाँ पर, in the west the conventional year for Jesus Christ birth marks the starting point for the Gregorian calendar. Gregorian calendar का जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग डे, दैट इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, देखो ईयर्स काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट मार्क्ड विद AD। AD होता है एनो डोमिनीज विच इज अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है द ईयर ऑफ गॉड। ठीक है, बेसिकली जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर था उसी को बोलते हैं AD। लेकिन अब आजकल बेटा AD यूज नहीं करते हैं, आजकल AD की जगह यूज होता है CE। CE मतलब कॉमन एरा। ठीक है, CE मतलब कॉमन एरा। अब क्या मतलब है इसका? देखो, लेट्स से दिस इज द टाइमलाइन, और यहां पर कहीं जाके ये वो ईयर है जहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद फॉरवर्ड अगर हम जाएंगे तो ये सारा आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया ना। तो इसके आगे जितने भी ईयर होंगे वो सारे के सारे उस ईयर के साथ उसके पीछे AD पहले लगता था, अब लगेगा CE। फॉर एग्जाम्पल, ये ईयर पास होते होते लेट्स से हम यहाँ पर हैं और अभी चल रहा है 2025, तो हम इसको बोलेंगे 2025 CE। दिस इज 2025 कॉमन एरा। सो इसका मतलब है ये पता पड़ रहा है कि भाई ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2025 चल रहा है। ठीक है, अगर ये पहले के टाइम पे लिखा जाता तो यहां लिखते 2025 AD। क्लियर? अंडरस्टूड? अब यहाँ पे ये AD का फुल फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं आएगा, मैंने लिख दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इज 1947। अब अगर इसको कैलेंडर में मार्क करना है, कौन से कैलेंडर में? हिस्टोरिकल कैलेंडर में इसको मार्क करना है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 1947 CE। Am I clear? Understood? अब इससे पहले के टाइम को कैसे लिखते हैं फिर? ये तो हमने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले टाइम को लिख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब इससे पहले का क्या? बेटा द बैकवर्ड टाइम, देखो ईयर्स काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो उससे पहले बैकवर्ड के टाइम को हम मार्क करते हैं विद BC। BC इज बिफोर क्राइस्ट। फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और आजकल हम बिफोर क्राइस्ट नहीं मेजर करते, हम बोलते हैं BCE। क्या होगा फुल फॉर्म? बिफोर कॉमन एरा। ये वाला कॉमन एरा, इससे पहले वाला बिफोर कॉमन एरा। सिंपल कर दिया है ना, कितनी लाइफ इजी होगी देखो। तो इससे पहले के जितने भी ईयर्स होंगे वो सारे BCE से मार्क होते हैं। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। जो बुद्धा जी हैं, गौतम बुद्धा, उनका बर्थ ईयर इज 560 ना, 560 व्हाट? 560 BCE। यहाँ पर 560 इस लाइन से पहले उनका बर्थ हुआ था, तो 560 BCE लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसी इस पॉइंट के बाद कभी तो 560 यहाँ पर भी आया होगा ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर CE हो जाएगा। Am I clear? So forward is always CE, common era. Backward is BCE, that is before common era. बेटा CE का पहले का नाम that is AD और BCE का पहले का नाम that is BC। उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। Am I clear? Now let's understand this timeline more. इसको बहुत अच्छे से समझना है और हमें इस पे ईयर कैलकुलेट करने भी आने चाहिए। Yes, so let's try and understand. Understanding the timeline, and we are going to understand this timeline with the help of mathematical number line. Mathematics में number line देखिए क्या होता है वहाँ पर। Let's say this is 0. So forward direction में यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो every number will be positive. So 1, 2, 3 सारे प्लस के, और अगर बैकवर्ड जाओगे तो all the number will be negative, है ना। इसी को नंबर लाइन बोलते हैं। Now let's say here in this number line every gap is representing 1 year। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा -3 से
+2 वाले ईयर तक जाने के लिए आपको कितने ईयर्स कवर करने पड़ेंगे? तो आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट काउंटिंग, है ना। आप बोलोगे 1 2 3 4 एंड 5। आप मुझे इमीडिएटली आंसर बताओगे मैम 5 ईयर का गैप है तो हमें 5 ईयर कवर करने पड़ेंगे। नो डाउट योर आंसर इज करेक्ट बेटा, लेकिन ये है मैथमेटिकल नंबर लाइन जहाँ पे सिर्फ 6 और 7 नंबर है, लेकिन हिस्टोरिकल टाइमलाइन में देयर आर मिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर, तो वहाँ काउंटिंग पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, वहाँ काउंटिंग नहीं कर सकते। सो देयर वी नीड सम फॉर्मूला, और फॉर्मूला कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमने यहाँ क्या कैलकुलेट करा? नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करे, है ना। सो लेट्स राइट इट डाउन, नंबर ऑफ ईयर। क्या करा हमने? नंबर ऑफ ईयर के लिए हमने काउंटिंग स्टार्ट करी। कहाँ से? इनिशियल जो ईयर दिया हमको 3, है ना। सो 3 से काउंटिंग स्टार्ट करी और कहाँ तक करी? 2 तक। बस इनको प्लस कर दो। कितना आंसर आया? 5 आया, है ना। आप काउंटिंग में देखो 1 2 3 4 5, वहाँ पर भी हमारा आंसर 5, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो -3 था। बेटा हम मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स नहीं लगाना कि -3 और +2 करा और -1 आंसर निकाल के दे दिया। नो, वी आर नॉट सॉल्विंग मैथ्स हियर। फॉर अस इन हिस्ट्री दिस -3 इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज बैकवर्ड ऑफ 0 और ये वाले फॉरवर्ड वाले हैं, दैट्स इट। आप यहाँ पर माइनस नहीं लोगे, सिर्फ नंबर लोगे। समझ में आया इतना? अब ये था मैथमेटिकल टाइमलाइन, है ना, ये मैथमेटिकल टाइमलाइन की बात हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। बेटा हिस्टोरिकल टाइमलाइन में छोटा सा ग्लिच है। अब वो क्या है? हिस्टोरिकल टाइमलाइन में 0 नहीं होता। यस, अ मैथमेटिकल टाइमलाइन विदाउट अ 0, ऐसे एज्यूम करके चलो। अब पहले तो 0 क्यों नहीं होता? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से दिस इज द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसके फॉरवर्ड में सारे CE यानी कॉमन एरा होता है, इसके बैकवर्ड में बिफोर कॉमन एरा होता है। पता पड़ गया इतना? नाउ जो आपका ईयर है जीसस क्राइस्ट के बर्थ का, उसी से इमिडिएटली फॉरवर्ड हो जाता है 1 CE, वहीं से स्टार्ट होता है, और बैकवर्ड स्टार्ट होता है 1 BCE। वो जो वाला ईयर है उसके टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड टू इमिडिएटली 1 CE एंड बैक लेफ्ट हैंड साइड 1 BCE। तो 0 है ही नहीं, ठीक है। अब दोबारा से इस नंबर लाइन को देखो। लेट्स से ये नंबर लाइन हिस्टोरिकल है और यहाँ पे 0 नहीं है। अब आपसे पूछा -3 से 2 तक जाओ, तो काउंटिंग करोगे ना, तो कैसे करोगे? ये 1, ये 2, अब 0 नहीं है तो डायरेक्टली दोबारा 1 पे जाएगा, पॉजिटिव वाले 1 पे, 3 और ये हो गया 4। सो क्या हुआ? जो आपका इनिशियल आंसर था उससे 1 लेस आया। यस, तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं? हमने इनिशियल ईयर लिया, फाइनल ईयर लिया और उसमें से 1 माइनस कर दो, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। यस, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर फॉर दिस हिस्टोरिकल टाइमलाइन। क्या करना है आपको? अगर कभी भी आपको ईयर्स अगो फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप जो आपका BC ईयर है वो लो, आपका जो कॉमन ईयर यानी जो प्रेजेंट ईयर होगा या फिर आपको ईयर दिया होगा लास्ट वाला वो लेना है और उसमें से -1 कर देना है। -1 क्यों करना है? क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। करके देखते हैं। देखो लेट्स से दिस इज द प्रेजेंट ईयर, यहाँ पे है आपका 2025 CE और आपसे बोला 2025 मतलब अभी से 10,000 BCE, 10,000 BCE was how long back? How long back मतलब कितने साल पहले, यानी ईयर्स अगो ही पूछा है ना। तो क्या करेंगे आप? BCE 10,000 प्लस CE 2025 -1 कैलकुलेटेड, ये हो जाएगा आपका 12,025 -1, सो 12,024 ईयर्स एगो। ये हमारा आ गया ईयर्स एगो। समझ में आया? नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई देयर इज -1। चलो अब बेटा हमेशा ईयर्स एगो निकालने के लिए नहीं आता, कई बार आपको डेट फाइंड आउट करने के लिए आता है। मीन्स आपको ये फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा। अब कैसे? आपका NCERT का आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट है, कैलकुलेट या फिर कन्वर्ट 12,000 ईयर इनटू अ डेट। कैलकुलेट 12 या फिर कन्वर्ट 12,000 ईयर इनटू अ डेट, ठीक है। अब 12,000 ईयर कब से? ये 12,000 ईयर एगो की बात हो रही है ना, कब से? आज से, है ना। तो आपको करंट ईयर पता है, जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो 2025 26 जब भी दोगे, है ना। तो करंट ईयर आपका 2025 हो गया। ये आपको 12,000 ईयर एगो ये वाली वैल्यू दी हुई है, आपसे बोला है डेट में कैलकुलेट करो, यानी आपको BC ईयर वो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। यानी इसी फॉर्मूले को आपको मॉडिफाई करना है। अब देखो अगर आपसे BCE ईयर निकालने के लिए बोला तो यहां पर है आपका ईयर्स एगो, ठीक है। CE ईयर उस तरफ जाएगा, सो माइनस का हो जाएगा, सो -CE ईयर,
और ये माइनस का है 1, तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा. सो दिस इज +1. दैट्स इट. दिस इज द फॉर्मूला. रख लो यहाँ पर, यू विल गेट द आंसर. आपसे बोला 12,000 ईयर को 12,000 ईयर एगो को डेट में कैलकुलेट करो, डेट में कन्वर्ट करो. तो आपको BC ईयर पूछा, तो आप यहाँ पे लिखो 12,000 ईयर माइनस CE ईयर इज योर प्रेजेंट ईयर, है ना. सो 2025 ले लेते हैं, एंड ये हो गया +1. नाउ सॉल्व इट. अब बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 12,000 और ये हो जाएगा -2024, है ना. माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ पे माइनस वैल्यू होगी तो 2024. नाउ सॉल्व इट. सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर कैरी जाएगा 10 -4 6, 9 -2 7, 9 0 9 ही होगा. यहाँ पे 11 - 2 9. दिस इज BCE. दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. ये आपके निकल गई डेट, ये हमने डेट निकाल के दे दी. समझ में आया. सो दिस वे यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट रैंडमली. अपने आप कोई भी 2 वैल्यू लो और करके देखो. डोंट वरी, अभी इसके आगे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगी तो यू विल बी एबल टू थ्रू विद दिस कंसेप्ट. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. टाइम लाइन्स इन हिस्ट्री. बेटा दिस इज द एक्चुअल टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री. समझते हैं इसको. देखो, हेयर इज द बर्थ ऑफ जीसस और इसके आगे 2025 ईयर पास हो चुके हैं. सो हेयर वी आर एट 2025 CE. अब CE वाला पोर्शन देखो और इससे पहले ये BCE वाला पोर्शन देखो. ऐसा लग रहा है नॉन एंडिंग है, एक्चुअल में नॉन एंडिंग है. ये बेटा यहाँ पे जितना दिखा रखा है ना, ये एक्चुअल नहीं है. ये जो गैप दिख रहे हैं, ये गैप, ये सारे स्किप्ड पोर्शन है. अगर हम एक्चुअल बनाने के चलेंगे बिना किसी स्किपिंग के, तो ये पहुंच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर. बुक में भी फिट नहीं आएगा, पढ़ोगे कैसे, है ना. इसीलिए ये स्किप करके बनाया हुआ है. देखो, द डॉटेड पोर्शन मार्क्स अ स्किप्ड पीरियड टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ दिस टाइमलाइन एंड मेक इट कन्वीनियंट टू यूज. क्लियर. नाउ सम ऑफ द इवेंट्स आर मार्क्ड हियर इन दिस टाइमलाइन. एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से. सारे के सारे आपको अभी याद नहीं करने, इवेंचुअली धीरे धीरे हम याद करेंगे, अभी से लोड नहीं लेना. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी. हियर, सो बर्थ ऑफ जीसस से पहले अगर जाओगे तो हियर इज द बर्थ ऑफ बुद्धा, बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, है ना. कब हुआ था, 560 BCE में. ये आपको याद करना है बेटा, इस चैप्टर के लिए भी याद करना और आगे भी काम आएगा. तो अभी से याद कर लो, 560 BCE क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पे. ठीक है, इसके आगे चलेंगे. देखो, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको कि हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, है ना. 2600 अप्रॉक्स में फुल फ्लैज चल रहा था. दिस इज द वन. इससे पहले बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी. फिर उससे पहले वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज मेसोपोटामिया. उससे भी पहले अगर चले जाओ तो इंडियन दिस सबकॉन्टिनेंट में पॉटरी शुरू हो गई थी, मिट्टी के बर्तन. उससे भी पहले बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फर्स्ट सेटलमेंट, है ना, इसको पढ़ेंगे हम. उससे पहले जाओगे तो एंड ऑफ लास्ट आइस एज. हमारी अर्थ में बेटा बहुत सारे आइस एज पास हुए थे. द लेटेस्ट वन, उसका वो एंड कब हुआ था, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये एंड हुआ था 12,000 BCE के पास. अंडरस्टूड. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट विच आर मार्क्ड हेयर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन फॉर यू. अभी हमने कैलकुलेशन करी थी ना ईयर की, आप क्वेश्चन करके दिखाओ. बेटा गौतम बुद्धा बर्थ इज 560 BCE. हमारा ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कब है, 1947 CE. इनके बीच का ईयर्स बताओ. सो फ्रॉम इंडिपेंडेंस हाउ मेनी ईयर्स बैक गौतम बुद्धा बर्थ टुक प्लेस. बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. तो इसको फॉर्मूले में रख के आपको बताना है. हाउ मेनी ईयर्स अगो. क्या करना है, दोनों ईयर्स को प्लस करो, -1 आंसर. नाउ कमेंट एंड टेल मी विद द टाइम स्टैम्प. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. चलो मूविंग अहेड. नाउ बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमलाइन. टाइमलाइन समझ में आ गया. टाइम के बीच का जो बीच का उनका ईयर गैप होता है, BCE CE, ये भी समझ में आ गया. लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट दिस टाइमलाइन इज शोइंग हियर. बेटा टाइमलाइन में हमने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मार्किंग लेके उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इवेंट्स को प्लेस कर रहे हैं ना. यस, उससे पहले हमने बताया गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ, उसके बाद आप यहाँ पर हो, आपका बर्थ हुआ होगा, आपकी बर्थ डेट यहाँ पर आ सकती है. हो सकता है आपके मम्मी पापा की बर्थ की डेट यहाँ पे आ सकती है ना. तो हम इस टाइमलाइन में क्या कर सकते हैं, हम इवेंट्स को मार्क कर सकते हैं. तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक टूल हो गया, है ना. सो व्हाट इज टाइमलाइन. टाइमलाइन इज अ टूल टू मार्क एनी इवेंट कवरिंग इन एनी पर्टिकुलर पीरियड. पूरे किसी भी टाइमलाइन में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम मार्क कर सकते हैं. दिस इज द टाइमलाइन. सो बेसिकली इट इज अ टूल फॉर अस. ठीक है. और देखो,
It shows the sequence of dates running from the beginning of the humanity to the present with few important landmarks. जब से शुरू हुआ, जब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता है, तब से अभी तक ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मार्क करते हुए आ रहा है टाइमलाइन में विद द सीक्वेंस, है ना, कौन पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, तो सीक्वेंसिंग में सारी मार्किंग है. क्लियर? और बताओ. अ टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट टुक प्लेस. इससे ये भी पता पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ पहले हुई थी, है ना. जैसे हमने टाइमलाइन के हिसाब से क्या बताया कि गौतम बुद्धा का जन्म जो था वो पहले हुआ किससे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, है ना. तो हमने क्या बताया, ऑर्डर ही बता दिया. अंडरस्टूड? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइमलाइन. एम आई क्लियर? चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल टाइमलाइन. बेटा इस टाइमलाइन को समझने के लिए कुछ और भी टर्म्स है जो हमें समझने हैं. देखो, सेंचुरी, द फर्स्ट वन. सेंचुरी मतलब 100. बोलते हैं ना क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर कर ली, इसका मतलब 100 बना लिया. ठीक है. देखो, इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 CE. 1 CE से स्टार्ट करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में. जैसे जैसे 100 कवर कर रहे हो वैसे वैसे आपकी सेंचुरी बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 CE से लेके 100 CE तक पहुंच जाओ तो ये आपकी फर्स्ट सेंचुरी हो गई. इसके बाद 101 CE से अगर 200 तक चले गए तो ये आपकी सेकेंड सेंचुरी हो गई, है ना. तो एवरी 100 ईयर तो नेक्स्ट सेंचुरी. ऐसे अगर आपको 1900 सेंचुरी में जाना है, इसका मतलब आप 1900 तक पहुंचोगे. लेकिन कहाँ से पहुंचोगे, उससे 100 ईयर पहले. 100 ईयर पहले क्या होगा, 1801, है ना. तो 1801 टू अगर 1900 चले गए तो इसका मतलब ये 19th सेंचुरी है. ठीक है. अभी आप कहाँ पर हो, 21st सेंचुरी में. तो 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम 2100 की ओर जा रहे हैं. 21st सेंचुरी मतलब हम अल्टीमेटली 2100 तक पहुंचेंगे. और हमने कहाँ से स्टार्ट किया ये जर्नी, हमने स्टार्ट किया ये 2001 से. 2001, 2, 3, अभी हम कहाँ पर है, 2025, ऐसे 30, 40, 50 करते करते हम 2100 तक पहुंचेंगे. सो राइट नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी. समझ में आया? सो दीज आर ऑल द CE. ये रिप्रेजेंटेशन है जब हमको रिप्रेजेंट करना है CE यानी कॉमन एरा वाली सेंचुरी. ठीक है. अब अगर BCE करना है तो कैसे करेंगे बेटा, BCE में जस्ट इसको उल्टा कर दो. नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पहले 0, फिर 1, 2, 3, है ना. तो 1 से लेके 2 में जाओगे 1 सेंचुरी, 2 से 3 में जाओगे 3rd सेंचुरी, ऐसे. लेकिन यहाँ पर तो -1, फिर -2, फिर -3 होता है ना. -3, वेट, दिस इज नॉट -3. तो अगर यहाँ पर 3rd सेंचुरी है तो इसका मतलब आप 3 से 2 की तरफ जा रहे हो, है ना. तो यानी बड़ा नंबर यानी 300 आपका पहले आएगा और फिर 2 आपका बाद में आएगा. तो यहाँ देखो 3rd सेंचुरी BCE लिखा हुआ है. तो 3rd सेंचुरी मतलब 300 तो आना है ना. 300 कहाँ से आना है, कहाँ तक, 201 तक. बट यहाँ पर 300 पहले लिखा जाएगा क्योंकि 3 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है. सो 300 to 201 BCE. अंडरस्टूड? दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन CE एंड BCE. एक और बार समझ लेते हैं. BCE का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 16th सेंचुरी BCE. 16th सेंचुरी BCE मतलब 1600 तो आना ही आना है ना. 1600. अभी 1600 से स्टार्ट हुए और आपको 100 ईयर आगे को कवर करने हैं तो कहाँ तक हुए होंगे, 1501 तक हो गए 100 ईयर. देख लो, है ना, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. समझ में आया? अंडरस्टूड? चलो, नाउ द नेक्स्ट टर्म हियर इज मिलेनियम. अच्छा, इसको इरेज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट. ये वाला एग्जाम्पल इरेज कर लेते हैं. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज मिलेनियम? इट इज अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स. ठीक है. 1 मिलेनियम 1000 ईयर. अगर 2 मिलेनियम्स हैं तो वहां पे प्लूरल आ जाता है. तो वहां पे आप या तो मिलेनियम्स बोल सकते हो या फिर आप मिलेनिया भी बोल सकते हो. अंडरस्टूड? फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन 3rd मिलेनियम CE. राइट नाउ वी आर इन 3rd मिलेनियम. कैसे बताओ कैसे? 1 CE से नेक्स्ट 1000 ईयर, 1000 CE फर्स्ट मिलेनियम. उसके बाद 1001 CE से 2000 CE सेकेंड मिलेनियम. और राइट नाउ हम कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 2001 CE से. 2001 CE से 3rd मिलेनियम कहाँ तक जाएंगे, 3000 CE तक. ये अभी आया नहीं है लेकिन हम फॉरवर्ड इसकी तरफ जा रहे हैं.
सो राइट नाउ वी आर इन थर्ड मिलेनियम। समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू द BCE, तो BCE में क्या होता है? बस उसको उल्टा करना होता है ना? बड़ा नंबर पहले आएगा, यानी जो 1000 वाला नंबर होगा पहले आएगा, नेक्स्ट नंबर उसके बाद। यहाँ पे देखो सेकेंड मिलेनियम फ्रॉम BCE। सेकेंड मिलेनियम BCE कैसे लिखेंगे बताओ, जल्दी बताओ। पॉज दिस वीडियो, कमेंट, बेटा इंटरैक्ट करो, फटाफट आंसर तो समझ में आएगा आपको, है ना? यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इन अ बेटर वे। देखो सेकेंड मिलेनियम का मतलब है भाई 2000 तो है ही, 2000 BCE, है ना? अब 2000 BCE में 1000 ईयर की स्टार्ट कहाँ से हुई होगी? 1001 BCE से। बस 2000 बड़ा नंबर पहले आएगा, छोटा नंबर बाद में आएगा। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। Let's explore. Create a timeline stretching from 1900 CE to the current year and place the date of birth of your grandparents, parents, siblings and yourself. एक टाइमलाइन बनानी है, 1900 CE से स्टार्ट करना है और करंट ईयर यानी 2025 तक बनाना है, ठीक है? Now mark the year that the 20th century CE begins with and ends with. Okay, 20th century की बिगिनिंग कहाँ से हुई और एंड कहाँ पर है, ये भी आपको मार्क करना है। So let's say this is the timeline. All the years with the gap of 10 years, है ना? और 20th century की स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी बेटा? ऑब्वियसली 1901 से हुई होगी, है ना? सो समवेयर हियर इज द बिगिनिंग, और ये चलते चलते 2000, ये है 20th को 20th सेंचुरी बोलते हैं। सो दिस इज द एंड, ये आपका एंड हो गई 20th सेंचुरी। अंडरस्टूड? उसके बाद आपको यहाँ पर बर्थ डेट प्लेस करनी है अपने फैमिली मेंबर्स की, ठीक है? आप इसे स्टार्ट करते हैं बेटा, वैसे तो सबका आंसर अलग अलग होगा, एक रफ आइडिया फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स से 2014 इज यू, है ना? एंड मे बी योर सिबलिंग लेट्स से बड़े हैं आपसे, तो 2010 इज योर मे बी सिस्टर और ब्रदर। उसके बाद आपकी मदर मान लो 1990, सो दिस इज मदर, और फादर हो सकता है टू 1989, 87 कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर आपके फादर, ठीक है? अगर ग्रैंड पेरेंट्स की डेट पता है तो मे बी यहाँ पर आपके ग्रैंड मदर और यहाँ पर आपके ग्रैंड फादर। अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो उनकी भी डेट आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। यस, सो व्हाट दिस टाइमलाइन इज डूइंग, इट इज हेल्पिंग यू टू प्लेस योर इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अंडरस्टूड? समझ में आया टाइमलाइन में कैसे प्लेस करते हैं चीजें? चलो नाउ मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट योर होल फैमिली। बेटा जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना? पर नाना, पर दादा, पर दादी ऐसे बोलते हैं। मे बी आपने उनको देखा हो ना देखा हो, लेकिन उनके बारे में, उनका नाम, वो कहाँ रहते थे, ये पक्का आपको पता होगा ना? कैसे पता है? हाउ डू यू नो अबाउट देम? ये आपका एक चार्ट है जो कि आपको फिल करना है। यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पहले तो पैटर्नल यानी कि पापा के साइड के दादू दादी, उनका आपको नाम लिखना है, उनका आपको ऑक्यूपेशन लिखना है और उनका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है ना? या आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तो डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। ऐसे ही आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स नाना नानी, सेम उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर सकते हो। देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल, है ना? पर दादा, पर दादी, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे आप, और यहाँ पर नानी, पर नानू, उनके यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है? अब आपको मेन फोकस कहाँ है? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलेगी बेटा, ये आपको कहाँ से मिलेगी? बताओ कहाँ से मिल सकती है? जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी तो इन्फॉर्मेशन, एक तो वो सेल्फ, है ना, खुद के बारे में बताएंगे, वोकल। उसके अलावा और क्या हो सकता है? आपके पेरेंट्स उनके बारे में बता सकते हैं, है ना? या फिर उनका हो सकता है आपके कोई आईडी कार्ड आपको दिख जाए जहाँ पे उनका रियल नेम, उनका ऑक्यूपेशन भी लिखा हो, है ना? तो रियल जो आइडेंटिटी क्या होता है उससे पता पड़ सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है उनको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए आपको, जो उन्होंने स्कूल में कभी विन किया हो, कोई गोल्ड मेडल कुछ भी, है ना? तो सर्टिफिकेट में भी कुछ लिखा रहता है, नाम। यस, सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन गेट। सो व्हाट आर द सोर्सेज, वी हैव टू लिस्ट दैट, ठीक है? तो लिस्ट कार्ड में क्या है बेटा? आईडी कार्ड हो सकता है, उनका कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, है ना? पिक्चर फॉर्म में आप अच्छा ऐसे देते थे हमारे दादू दादी, पर नानू, पर नानी, है ना? तो पिक्चर, उनकी डायरी, कई सारे लोगों को हैबिट होती है ना डायरी लिखने की। सो डायरी इज वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स टू नो अबाउट समवन, है ना? और देखो ओल्ड बुक्स, उनकी कोई ओल्ड बुक होगी, उसमें उन्होंने कुछ लिखा होगा, फर्स्ट पेज में यूजुअली लोगों को, है ना, हैबिट होती है लिखने की बुक्स में, सो दैट वन। अब जो ये मैटरनल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में द मेन सोर्सेज, उनके बारे में मेन सोर्सेज आपके ग्रैंड पेरेंट्स, है ना? जो उनके मम्मी पापा थे उनके बारे में सबसे बेस्ट वही बता सकते हैं। सो मैटरनल और पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपको कहाँ से पता पड़ेगा? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स,
है ना, यहाँ पर मैटरनल में फिर से फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज, these are some of the sources from where we got to know about these all old people, जो कि हमने मे भी देखे भी ना हो, है ना, आप लोगों ने हो सकता है देखा ही ना हो उनको, लेकिन तब भी उनको उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली। यस, सो बेसिकली दे आर द हिस्ट्री फॉर यू, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली ना, कहाँ से मिली, सोर्सेज से मिली। अंडरस्टूड। सिमिलरली बेटा, जब हम अपने अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द सोर्सेज? दीज आर द वन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये बेटा ये सारे वो सोर्स हैं जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को देख के बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि मैम इतना बड़ा फ्लो चार्ट हम कैसे लेकर करेंगे एग्जाम में, हमें याद कैसे होगा। डोंट टेक लोड, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपके एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, बट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि ये सारे वर्ड्स के मीनिंग एटलीस्ट आपको पता होंगे, ठीक है। आगे जाके जितने भी चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर ये सारे वर्ड बस रैंडमली यूज हो जाएंगे एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता होगा इनका मतलब, ठीक है। तो एक बार मतलब समझ लेते हैं फटाफट से, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज मतलब जो वर्बली पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कहीं लिखे नहीं हुए हैं, ठीक है। ओरल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जीनोलॉजिकल एंड फोकलॉर। बेटा जीनोलॉजिकल मतलब जहां जीन्स में पास हो रहे हैं, है ना, यानी एक फैमिली की बात हो रही है। जीन्स कहां पास होते हैं? वन फैमिली, एक फैमिली में, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। देखो, स्टडी ऑफ अ फैमिली ओरिजिन एंड देयर हिस्ट्री, एक पर्टिकुलर फैमिली, उसका ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ाई करना, दैट इज जीनोलॉजिकल, बट इट इज वर्बल, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, वर्बली। कमिंग टू फोकलॉर, फोकलॉर का मतलब क्या होता है? द ट्रेडिशनल बिलीफ, कस्टम एंड द स्टोरीज ऑफ अ कम्युनिटी दैट इज पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वर्बली थ्रू माउथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके दादू दादी आपको कोई कहानी सुनाते होंगे, उनको किसने बताई? उनके दादू दादी ने बताई होगी, मे बी उनके मम्मी पापा ने बताई होगी, है ना, उनको उनके भी पेरेंट्स ने बताई होगी। सो व्हाट इज हैपनिंग? वन टाइप ऑफ बिलीफ, वन टाइप ऑफ कस्टम और सम स्टोरी इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सो दिस इज कॉल्ड फोकलॉर। इजी है, समझ में आ गया। सो बेसिकली इट इज द वर्बल सोर्स, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। नेक्स्ट, गोइंग फॉर द लिटरेरी सोर्स, मतलब अब ये सारा रिटन है, लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडियन लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। तो पहले इंडियन लिटरेचर कवर करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज वेदास एंड इतिहास। वेद सुने होंगे ना, हमारे इंडिया में द ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद, है ना, ऐसी और भी 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो दीज वेदास अगेन लिटरेरी सोर्स। उसके अलावा क्या है? इतिहास, जैसे कि भगवत गीता, ये भी अपने आप में एक सोर्स है जिसने हमको बताया हमारी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोम्स एंड प्लेज। पोम्स लाइक जैसे कि कबीर दास के दोहे, सूरदास के दोहे, है ना, तो ये क्या है? ये कुछ ऐसी पोम्स है जो उनके टाइम के बारे में हमें बताते हैं। देखो और कौन है? तुलसीदास, कालिदास, रहीम, कबीर के दोहे, मिर्जा गालिब। सो इनके जो भी पोएम्स हैं, प्ले हैं, वो उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक, यहाँ पे जिसके बारे में भी बताया हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री दी होगी, तो हिस्टोरिकल बुक्स। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लाइक पंचतंत्रा। Yes, so Panchatantra is one of the collection of stories. Then again scientific and technological text. बेटा सच साइंटिफिक, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस पे एक बुक बनी हुई है ना, तो वो आपको साइंटिफिक टेक्स्ट है वो जो कि बताएगा। ऐसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, वो भी एक टेक्स्ट बुक है, एक बुक है वो, ठीक है। तो ये वहाँ पे हमको क्या पता पड़ता है? कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में पता पड़ता है। गॉट इट? सो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द इंडियन लिटरेचर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टू द फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में क्या है? ट्रैवलॉग्स हैं या फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं। ट्रैवलॉग्स मतलब जो इंडिया में ट्रैवलर आए कभी पहले के टाइम पे, उन्होंने विजिट किया, उसके बाद उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा अपने एक्सपीरियंसेस को, तो वो ट्रैवलॉग्स हो गए, ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन आए थे? ट्रैवलॉग्स आर द बुक्स और इलिस्ट्रेशन दैट रिकॉर्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हेनेवर दे विजिटेड, ठीक है। सम ऑफ द ट्रैवलर्स आर वास्को डी गामा, इब्न बतूता। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान, सुना होगा ये पोएम, है ना, बचपन में पढ़ी थी। यस, सो इब्न बतूता इज अगेन अ ट्रैवलर। उसके अलावा ज़ुआनज़ांग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये है ज़ुआनज़ांग, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। सो दीज आर द ट्रैवलर्स। अब इनके जो ट्रैवलॉग्स थे उससे हमें काफ़ी कुछ पता पड़ता है अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ये क्या है? दीज आर द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स आर द डिटेल्ड अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स दैट नरेट्स द इवेंट इन अ पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब पर्टिकुलर डेट वाइज इवेंट यहाँ पे पूरे रजिस्टर्ड होते हैं। अंडरस्टूड? चलो मूविंग नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द
आर्टिस्टिक सोर्स, ये हमारा पूरा हो गया. नाउ कमिंग दिस साइड, तो आर्टिस्टिक सोर्स पता पड़ रहा है भाई जहाँ आर्टिस्ट वाला काम होता है ना. द फर्स्ट वन इज पेंटिंग. ऐसी कोई पुरानी पेंटिंग, स्कल्पचर्स जैसे कि ये मूर्ति बनी होती हैं है ना, जो कार्विंग से बनी होती है, स्टोन कार्विंग से. सो दीज आर द वन. पैनल्स क्या होते हैं? दीज आर द पैनल्स. पैनल्स आर द फ्लैट सरफेस जिसपे कुछ ऐसे कार्विंग हुई होती है, और ये जो पैनल्स होते हैं पूरी बड़ी वाली बिल्डिंग का पार्ट होते हैं. बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसके ऐसे पार्ट्स को हम पैनल बोलते हैं. इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं बेटा, देखा होगा आपने है ना. तो दीज आर द पैनल्स. मूविंग नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन में बेटा हमको 3 पढ़ने हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट एंड कॉइन्स. फटाफट देखते हैं. मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर, बार्क, क्लॉथ, मेटल, पाम लीफ और एनी अदर मटेरियल. बेटा हैंड रिटन होता है, प्रिंटेड नहीं होता, टाइप्ड नहीं होता. ठीक है, इट इज हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर, बार्क या फिर कोई भी और हार्ड सब्सटेंस. ठीक है, विच इज हैविंग सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और हिस्टोरिकल वैल्यू. ऐसा नहीं ऐसे लिखो हाथ से कहीं पर और बोलो कि ये है मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसे नहीं होता. उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, साइंटिफिक वैल्यू या फिर हिस्टोरिकल वैल्यू. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट फॉर एग्जांपल दिस वन, ये है कॉपर प्लेट. देखो यहाँ पे पूरा इंस्क्रिप्टेड है ना. तो इट इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. सो दीज आर द कॉपर प्लेट्स. कॉइन्स ये रे, इससे पता पड़ रहा है क्या, दीज आर, ये देखो 1977, 1833 दिखा नहीं दे रहा, 1970. इसका मतलब ये आज से लगभग 50 ईयर्स पहले के कॉइन्स है. पता पड़ रहा है ना, देखो हिस्ट्री का पता पड़ गया है ना. 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन. ऐसे ही बेटा अपने अपने किंगडम जो हमारे इंडिया में हुए थे कभी पहले, उनके भी अपने अपने कॉइन्स थे. आगे जाके देखेंगे उनको. ठीक है. नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्ट्रक्चर्स. ये सारे बेटा किस में आ रहे हैं? ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंडर में आ रहे हैं. ठीक है, चलो. सो स्ट्रक्चर में हमको 2 पढ़ने हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड माउंट्स. मॉन्यूमेंट्स ये तो सुना हुआ है पहले, ताजमहल. ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट है ना. क्या होता है मॉन्यूमेंट? अ मॉन्यूमेंट इज अ स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग दैट इज बिल्ट टू ऑनर अ स्पेशल पर्सन और इवेंट. किसी पर्सन की याद में या किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उस मॉन्यूमेंट को बनाया जाता है. ठीक है, जैसे कि ताजमहल. अब माउंट्स क्या होते हैं फिर? बेटा माउंट्स होते हैं एक हीप ऑफ द डेब्रीज है ना. देखो, माउंट इज अ हीप्ड पाइल ऑफ अर्थ, ग्रेवल, सैंड, रॉक्स एंड डेब्रीज. जैसे कि लेट्स से कोई एक पुराना कोई एरिया था, कोई एक विलेज था जो कि पूरा दब गया हिस्ट्री में पहले कभी है ना. अब जब वो दबेगा तो उसके सारे के सारी डेब्रीज वहां पे इकट्ठा होगी, उसके ऊपर सैंड सॉइल आके पूरा हीप बनेगा, उसी को माउंट बोला जाता है. अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वहां पे जाके उसकी खुदाई करते हैं, एंड देन व्हेनेवर व्हाटएवर दे गेट फ्रॉम देयर, उसकी वो स्टडीज करके उस हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अंडर द आर्कियोलॉजिकल दिस सोर्सेज. ठीक है. मूविंग अहेड, नाउ गोइंग फॉर दिस एक्सकवेशन. यहाँ पे क्या होता है बेटा? खुदाई होती है, और क्या क्या ढूंढते हैं हम यहाँ पर? ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स के रिमेन्स. उसके अलावा टूल्स एंड वेपन्स. टूल्स एंड वेपन्स जैसे कि ये देखो, ये है आपका हैंड एक्स. ये पहले के टाइम पे ऐसे एक्स यूज होते थे. एरो हेड मेड अप ऑफ स्टोन, ये रियल ऐसे यूज होते थे पहले. ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? हमारी हिस्ट्री क्या बता रहे हैं. करेक्ट. टूल्स एंड वेपन्स. उसके अलावा फिगरीन्स एंड ऑर्नामेंट्स. देखो एक फिगरीन ये बता रहा है, दिस इज अ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल. ठीक है. पॉटरी एंड टॉयज. पॉटरी पहले के टाइम की है ना, ये हड़प्पन कल्चर के टाइम का है ये पिक्चर, आपको आगे जाके देखोगे इसको. ठीक है. हैबिटेंट एंड बरियल्स, कहाँ पे उनको लोगों को दफनाया जाता था, अगर उस जगह के बारे में पता पड़ जाए तो भी हमको बहुत चीजें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता पड़ती हैं. क्लियर? सो दीज आर ऑल द हिस्टोरिकल सोर्सेज which gives us some information about our history. Understood? Clear? Now, अब बेटा सोर्सेज से हमें पता तो पड़ गया, अब इनकी स्टडी कौन करेगा? कौन इन पे दिमाग लगाएगा और इनको फिर अरेंज करेगा प्रॉपरली? कौन करेगा बताओ? हिस्टोरियंस. यस बेटा, हिस्टोरियंस स्टडी हिस्ट्री. दे यूज मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अलग अलग सोर्सेज से ये अपनी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं. ठीक है. एंड व्हाट दीज सोर्सेज हेल्प इन? These sources help them to learn about things like ancient king, queens, उनके monuments, उनका war system, उनका trade का system. So ये सारी information कहाँ से मिलती है? इनको इन sources से मिलती है. ठीक है. अब बेटा जब इनको ये information मिली, वो arrange थोड़ी है, that is not aligned है ना, that is just like a jigsaw puzzle. jigsaw puzzle खेले कभी? क्या होता है jigsaw puzzle में? सब कुछ आपको randomly दे देते हैं. Now you have to arrange it. Similarly here also, whatever information you have got, you have to arrange it so that you can get a complete picture है ना, ताकि आपको पता पड़े कि अच्छा इस ऑर्डर में ऐसा कुछ इवेंट हुए होंगे. क्लियर? देखो, every object or structure tells a story and it is like a piece of jigsaw puzzle. Here we can put together historical event through a variety of sources possible to get a complete picture. Understood? चलो. Now other than historian बेटा और कौन contribute करता है towards the history? कौन करता है? कुछ तो पहले पढ़ लिए ना.
आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? ये द डिगिंग वाले, है ना, जो खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। एपिग्राफिस्ट, मैंने बताया था ना कुछ और नाम पढ़ने आगे। एपिग्राफिस्ट कौन है? ये द वन हु स्टडी अबाउट इंस्क्रिप्शंस। आई होप नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो रिटन फॉर्म में होते हैं, है ना। सो द वन हु स्टडी अबाउट द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। नाउ नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, द वन हु स्टडी अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर, लैंग्वेज एंड सम अदर मोर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। नाउ इसके अलावा और कौन? बेटा साइंटिफिक स्टडीज, यस। यहाँ पे देखो, इन लास्ट 50 years द साइंटिफिक स्टडीज हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। बेटा अभी इतनी मॉडर्नाइज हो गया है साइंस, यस, तो इसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, ठीक है। कैसे? लेट्स से कुछ चीज़ आपको मिली आफ्टर डिगिंग बाय दिस आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब उसका अगर हम केमिकल कंपोजिशन पता कर लें, जो भी सब्सटेंस है, तो हम पता कर सकते हैं ना कि उन्होंने उस टाइम पे किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया था, किस टाइप के सब्सटेंस का यूज़ किया था, ठीक है। सो दिस वे, फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ऑफ एंशियंट क्लाइमेट, देखो उनका क्लाइमेट अगर हम पता कर ले, केमिकल स्टडीज ऑफ द एक्सकेवेटेड मटेरियल, स्टडीज ऑफ द जेनेटिक्स, है ना, ऑफ एंशियंट पीपल हैव प्रोवाइडेड फ्रेश इंसाइट विद सप्लीमेंट मोर देन द यूजुअल सोर्सेज, ठीक है, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लियर? इसके अलावा देयर इज वन मोर सोर्स दैट इज न्यूज़पेपर। बेटा न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट अबाउट द हिस्ट्री। अगर कभी किसी पुरानी चीज़ के बारे में पता करना, बोलते हैं न्यूज़पेपर उठा के देख लो, है ना। न्यूज़पेपर, historian study recent history, that is from the another source, that is newspaper। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टीवी, है ना, ये भी आपके कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स एक्सप्लोर वन क्वेश्चन फॉर यू। देयर आर फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन नेक्स्ट पेज। ये है आपका, वो मैंने इसको डिवाइड करके दे दिया है। नाउ who and what do you think that objects are showing? Write down in the boxes next to the image any information that you get from these objects, ठीक है। let's start with this coin। बेटा इस कॉइन को अगर ध्यान से देखोगे तो कैसा है? पहले पे तो गोल्डन कॉइन है ना, गोल्ड का ही होगा ऑब्वियसली, इतना पुराना है। और यहाँ पे कोई पर्सन बैठे हुए हैं। अब अगर पर्सन की फोटो कॉइन में है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किंग होगा कोई, है ना। सो दिस इज द पर्सन हु इज द किंग मे बी, एंड ही इज सिटिंग विद अ क्रॉस्ड लेग, एक लेग ऊपर है और बीच में हाथ में कुछ तो है, ये वीणा टाइप की लग रही है ना, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा बजा रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो क्या पता पड़ा हमें, लाइकली टू बी अ रूलर और किंग, ठीक है। वैसे अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो ये समुद्रगुप्त के टाइम का कॉइन है, उनकी ही पिक्चर है ये, ठीक है। अब इतना एग्जैक्ट आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट डाउन लाइकली टू बी अ रूलर और किंग, सिटिंग क्रॉस्ड लेग, प्लेइंग वीणा, है ना। और इसे क्या पता पड़ रहा है? मे बी प्रूविंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी आर्ट और इंटरेस्ट, मे बी उनका इंटरेस्ट इसमें होगा, है ना, म्यूजिक में, दैट इट इज शोइंग। अंडरस्टूड? चलो मूविंग हेड, कमिंग टू दिस पैनल। ये क्या है? अब पैनल है ना। पैनल में क्या दिखाई दे रहा है? अगर ऊपर में देखोगे तो आपको देख रहा है कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके बाहर, उसके ऊपर वो छाता लेके कोई खड़ा है। अब अगर किसी के ऊपर छाता लेके कोई खड़ा है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, है ना। तो लाइकली टू बी अगेन अ रूलर और द हेड ऑफ द विलेज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये वो हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक बोट है, ये कुछ फाइट सा कर रहे हैं, है ना। सो ये कुछ फाइटिंग दिख रही है जो कि ओशंस में होगी, क्योंकि बोट तो ओशन में ही होगी, है ना। सो नेवल स्किल यू कैन से। देखो अपर पार्ट शोइंग अ हेड ऑफ द सोसाइटी और अ किंग, लोअर पार्ट इज शोइंग द नेवल स्किल्स, ठीक है। इट इज शोइंग देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। Am I clear? Next, ये तो इजी है ना। What is this? The lion capital, that is the national emblem of India। क्या रिप्रेजेंट करता है ये बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है पावरफुल आइकन ऑफ यूनिटी, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे एम्बलम में नीचे क्या है बेटा? अशोक पिलर, यानी कि जो किंग अशोका है उनके टाइम के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। Am I clear? Understood? चलो moving ahead now, the beginning of human history। So from here onwards we are going to talk about the existence of human, how they survived, when they started the first crop and this all, ठीक है। So let's get started। बेटा ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन पहले तो एग्जिस्टेंस में कब आए थे? मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है इनिशियली, है ना। कब आए थे एग्जिस्टेंस में? 3 लाख ईयर अगो, है ना। देखो द इन टाइमलाइन हिस्ट्री मॉडर्न ह्यूमंस, दैट इज होमो सेपियंस, एग्जिस्टेंस वाज मार्क्ड अबाउट 3 लाख ईयर अगो, ठीक है। अब जब ये लोग एग्जिस्टेंस में आए बेटा, तो उस टाइम पे इनकी लाइफ कैसी होगी? बिल्कुल ऐसे रोजी वॉक वाली होगी क्या? नो ऑफ कोर्स नॉट, है ना। दे मस्ट बी हैविंग दैट डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन वाज वेरी चैलेंजिंग,
बहुत चैलेंजिंग थी बिकॉज ऑफ द नेचर. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर. वो हमेशा साथ में रहते थे सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर एट टाइम्स. ठीक है. उसके अलावा दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर्स एंड फूड. बेटा उनके पास ऐसा कोई घर तो था नहीं, है ना, तो वो एक बेटर शेल्टर के लिए हमेशा मूव करते रहते थे, बेटर शेल्टर ढूंढते रहते थे. ठीक है. अब फूड के लिए क्या करेंगे, फूड कहाँ से आएगा, फ्रॉम हंटिंग, है ना. दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल. वो जो जहाँ भी रहते होंगे फॉरेस्ट में, वहाँ पे जो भी एडिबल प्लांट मिल गया या फिर फ्रूट मिल गया उसको कलेक्ट करते रहते थे. ठीक है. दैट्स वाई अर्ली ह्यूमन्स आर ऑल्सो नोन एज हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना. अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स. एक्सप्लेन दिस लाइन, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए. हंटर्स बिकॉज दे यूज टू हंट फॉर देयर फूड एंड गैदरर्स बिकॉज दे यूज टू कलेक्ट द एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स. अंडरस्टूड. चलो, इसके अलावा दे हैड सर्टेन बिलीव्स अबाउट द नेचुरल एलिमेंट एंड पॉसिबली ऑल्सो आफ्टर सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ. उनका ऐसा मानना था कि आफ्टर लाइफ भी है एक कोई चीज़. मीन्स आफ्टर लाइफ का मतलब क्या होता है, डेथ के बाद फिर से कोई नया जीवन स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक दैट. देखो आफ्टर लाइफ का मतलब क्या है, अ लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ. डेथ के बाद एक नई जिंदगी जो शुरू होती है वो, ऐसा उनका मानना था. ठीक है. चलो, नाउ लेट्स एक्सप्लोर. हियर इज वन क्वेश्चन इन द अबव पिक्चर. कहाँ है पिक्चर, अभी आएगी पिक्चर. ठीक है. इन द अबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन द रॉक शेल्टर. विच वन कैन यू रिकॉग्नाइज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच. देखो ये है वो पिक्चर. ठीक है. अब आपको अलग अलग एक्टिविटीज जो यहाँ पर हो रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको लिखना है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बेटा ये सारे के सारे जो ग्रुप है इन पीपल का, ये कहाँ किसके पास है, ये कोई रॉक है, दिख रहा है रॉक, हो सकता है कोई केव भी हो, है ना. सो इससे ये पता पड़ रहा है दे यूज्ड टू लिव अंडर द रॉक और केव, समथिंग लाइक दैट. तो पहला हो गया दे लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स और केव्स. अंडरस्टूड. अब इसके नीचे आ जाओ तो ये यहाँ पर फायर का कुछ यूज कर रहे हैं, है ना. तो इससे पता पड़ रहा है कि दे यूज्ड फायर. करेक्ट. इसके नीचे आ जाओ तो ये जो 3 यहाँ पे पीपल हैं, ये क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये दीज आर रिमूविंग द स्किन ऑफ द एनिमल, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनको एनिमल स्किन की जरूरत होती थी ना, कपड़े तो थे नहीं. सो दे यूज टू यूज स्किन ऑफ द एनिमल्स. देखो यूज्ड एनिमल स्किन टू कवर देमसेल्फ. क्लियर. अब यहाँ पे आ जाओ, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ वेपन टू हंट, है ना. ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे इनके हाथ में, देखो ऐसा ही कुछ शार्प सा दिख रहा है. सो स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन एक्सेस, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स. क्लियर. दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग दिस. नाउ मूविंग अहेड. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ये पेंटिंग हो रही है, रॉक पेंटिंग. अब रॉक पेंटिंग में क्या बनाया हुआ है, एनिमल्स बनाए हुए हैं, कुछ पीपल बनाए हुए हैं, और यहाँ पर तो एक पूरा सीन चल रहा है कोई फाइटिंग वाइटिंग के टाइप का, है ना. सो पेंटिंग देखो, रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग सिंपल फिगर्स और फ्यू सिंबल्स और अदर मोर डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंट सीन विद एनिमल्स और ह्यूमंस. यहाँ पे पूरा सीन चल रहा था ना एनिमल्स और ह्यूमंस का, दैट काइंड ऑफ पेंटिंग ऑल्सो. Am I clear? उसके अलावा बेटा ये लोग और भी कुछ करते थे. क्या था वो, ये देखो, सिंपल ऑर्नामेंट्स यूजिंग स्टोन, शेल बीड्स एंड एनिमल टीथ. ये लोग ऑर्नामेंट्स भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था. बाय व्हाट, बाय यूजिंग स्टोन, स्मॉल बीड और बाय द टीथ ऑफ द एनिमल्स. क्लियर. चलो मूविंग अहेड. नाउ व्हाट अबाउट द फर्स्ट क्रॉप. अब ये जो अर्ली ह्यूमंस थे बेटा, इन्होंने फर्स्ट टाइम कल्टिवेशन कब स्टार्ट किया, इन्होंने कल्टिवेशन तब स्टार्ट किया बेटा जब वेदर सूटेबल हो गया. अभी हमने जब टाइमलाइन देखी थी हिस्ट्री की, तो वहाँ पे एक आइस एज देखा था आपने, आइस एज. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स से दिस इज द हिस्टोरिकल टाइमलाइन. यहाँ ब्लू इसलिए है क्योंकि हम आइस एज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. देखो स्टार्ट ऑफ आइस एज कब था, 1 लाख ईयर अगो. प्रेजेंट टाइम से 1 लाख ईयर अगो ऑलमोस्ट आइस एज स्टार्ट हुआ था. अब आइस एज कोई किसी को क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर था. ज़्यादातर पार्ट ऑफ जो हमारा अर्थ है दैट वाज कवर्ड विद द आइस. ठीक है. It was very cold. Much of the earth was covered with the ice and this is called ice age. ठीक है, इसीलिए इसको ice age बोलते हैं. Moving ahead, end of last ice age was 12,000 years ago approx. Approx है ये. ठीक है. तो 12,000 year ago approx ये ice age जो था वो end हो गया. End का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वेदर थोड़ा सा बेटर हो रहा होगा, वार्म हो रहा होगा, जिससे ये पूरी आइस मेल्ट हो रही होगी, है ना, समथिंग लाइक दैट. So as the climate warmed up, this ice, ये वाली ice partially melted and resulted in the rise of the water level of rivers, which eventually drained into the ocean. अगर river का water level rise होगा तो ultimately तो जाएंगे तो ocean में ही ना. So basically वो ocean में चले गया सारा ice. Am I clear? Now
अब बेटा यहाँ पे वेदर ठीक हो गया, तो फ्रॉम हियर आफ्टर सम टाइम बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यहां से स्टार्ट हुई फार्मिंग। अंडरस्टूड? चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। द फर्स्ट क्रॉप दैट इज बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यहां पे देखो, एज द लिविंग कंडीशन इंप्रूव्ड फॉर ह्यूमन, कैसे? बाय द एंड ऑफ द आइस एज। सो एज द लिविंग कंडीशन इंप्रूव्ड फॉर ह्यूमंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। उसके बाद शुरू हुआ कल्टिवेशन। और बेटा एक बार कल्टिवेशन स्टार्ट हो गया तो उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया डोमेस्टिकेशन, मीन्स उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको पालना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल एंड गोट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेटा उन्होंने कल्टिवेशन भी स्टार्ट कर दिया और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अच्छा खासा उनको फूड प्रोवाइड होने लग गया, मिलने लग गया, ठीक है। देखो, विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज ग्रू इन साइज एंड नंबर एंड ऑफन सेटल डाउन नियर द रिवर्स। जैसे जैसे उनको ये फूड मिलने लग गया, मतलब फुलफिल होने लगे उनकी फूड नीड, दे स्टार्टेड ग्रोइंग इन द कम्युनिटीज, नंबर उनके बढ़ने लग गए, है ना। एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग, लेकिन वो सेटल कहाँ हुए? दे गॉट सेटल मोस्टली नियर द रिवर्स। अब ना वाई नियर द रिवर? वाई दे यूज टू सेटल मोर नियर द रिवर्स? बेटा ऑब्वियसली फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, पानी तो सबको चाहिए। उसके अलावा एक और रीज़न है, जहाँ पर भी रिवर फ्लो होती है वहाँ पर हमेशा जो लैंड होता है वो मोर फर्टाइल, दैट इज मोर फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन, दैट्स वाई, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप अच्छी होगी। देखो, बेनिफिट्स ऑफ सेटलिंग डाउन द नियर द रिवर, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द सेकेंड वन इज फर्टाइल सॉइल। क्लियर? ये पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार फटाफट से रिकॉल करो, लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई तो उन्होंने क्या किया? कल्टिवेशन। कल्टिवेशन किसका? सीरियल्स एंड ग्रेन्स का। कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ तो डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन दोनों से इनको क्या मिला? फूड। फूड मिला तो इनकी कम्युनिटी इंक्रीज हुई और ये सेटल होना शुरू हो गए रिवर के पास। और रिवर के पास क्यों? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अंडरस्टूड? चलो, अब बेटा ये कम्युनिटी ग्रो हुई तो कम्युनिटी ग्रो होते होते क्या हुआ नेक्स्ट? द बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी। अगर अलग अलग कम्युनिटी ग्रो होंगी तो ऑब्वियसली वहां से आगे क्या फॉर्म होगी? सोसाइटी, ठीक है। देखो, एज कम्युनिटी ग्रू सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा सोशल कॉम्प्लेक्सिटी तो होनी ही है ना। और जहां बेटा सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वहां पे फिर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई तो चाहिए, लीडर, है ना। सो their leaders or chieftains were responsible for well-being of the people and everyone collectively worked towards the community for welfare। बेटा इन्होंने क्या डिसाइड किया? इनके वहां से फिर लीडर बनने शुरू हो गए, चिफ्टन्स और लीडर्स, ठीक है। और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये सारे लोग ना कलेक्टिवली काम करते थे उस टाइम पे। लेट्स से दे आर कल्टिवेटिंग, तो ऐसा कोई मेरा लैंड तेरा लैंड ऐसा वाला सिस्टम नहीं था। लैंड वॉज ऑल कॉमन, एवरीवन यूज्ड टू वर्क देयर टुगेदर, ठीक है। सो दिस इज द कलेक्टिव वर्क दे यूज टू डू। एम आई क्लियर? और देखते हैं, विद टाइम हैमलेट्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैमलेट? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नाम पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज हैमलेट? हैमलेट इज द स्मॉल विलेज, बहुत छोटा सा विलेज या फिर छोटा सा सेटलमेंट, कुछ 2-3 घरों से मिला हुआ सेटलमेंट, इस टाइप की चीज, ठीक है। सो विद टाइम हैमलेट्स दैट इज स्मॉल विलेज और सेटलमेंट ग्रू इनटू सीजेबल विलेजेस दैट एक्सचेंज गुड्स। जब अलग अलग विलेज बनने शुरू हो गए तो उनके बीच में क्या हुआ? ट्रेड स्टार्ट हो गया। सो दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड, मोस्टली फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स। क्लियर? उसके बाद विद इम्प्रूव्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज सम ऑफ दोज विलेजेस ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स। वहीं विलेज से फिर क्या बनने स्टार्ट हुए? बड़े बड़े वाले टाउन्स। और जहां टाउन हो गए फिर वहां कुछ तो और एडवांसमेंट होगा ना। सो हियर फर्दर सम न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, है ना। उन्हीं टाउन्स में नई नई टेक्नोलॉजी आई। वो क्या थी? द फर्स्ट वन वाज पॉटरी। वहां पर बेटा फिर मिट्टी के बर्तन, दैट इज क्ले वाले पॉट, वो बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। पॉटरी फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद डिस्कवरी हुई मेटल्स की, ठीक है। और मेटल में कौन सा मेटल? पहले कॉपर, सबसे पहले कॉपर आया था पिक्चर में, ठीक है। सो यूज ऑफ मेटल लाइक कॉपर, दैट इज फर्स्ट एंड देन आयरन लेटर, ठीक है। अब 7th क्लास में जाके पढ़ोगे कि वाई कॉपर फर्स्ट एंड आयरन लेटर, साइंस में, ठीक है। आगे देखते हैं, विच हेल्प्ड मेक ड्यूरेबल टूल्स। इन्हीं से इन्होंने क्या बनाने स्टार्ट करे? टूल्स। पहले किससे बना रहे थे टूल्स? ये पत्थरों से, है ना। वो स्टोन, एरो हेड, एक्स, वो बना रहे थे। अभी ये मेटल से बनाने स्टार्ट कर दिए। सो टूल्स, ऑब्जेक्ट्स फॉर डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स ऑल्सो। अंडरस्टूड? चलो, एंड आफ्टर दैट दिस स्टेज प्रिपेयर्ड द इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। यहीं से स्टार्ट हुआ फिर क्या? सिविलाइजेशन।
जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस होल चैप्टर। आई होप you were able to understand each and every concept thoroughly, but still having any doubt or facing any difficulty, do comment, I will revert back there, ठीक है। चलो, take care and bye bye.